नमस्कार दोस्तों, जिस तरह के आगे के सेक्शन में आप लोगों ने देखा कि किंग लुइस 16 की पावर को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया नेशनल असेंबली यानी कि टेनिस कोर्ट की असेंबली द्वारा। यहाँ पर अब रूलिंग में नेशनल असेंबली है पूरे फ्रांस के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल असेंबली बहुत बढ़िया से काम कर रही है। इसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स, कई सारे जर्नलिस्ट और लोग भी थे, क्योंकि कुछ ना कुछ लूप होल्स आज भी हमें देखने को मिलते हैं नेशनल असेंबली के अंदर। लेकिन हमारा जो आज का सेक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से फ्रांस रिपब्लिक बना। इसे समझने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया आगे का आप रिकैप कर लीजिए कि नेशनल असेंबली ने पूरे ही फ्रांस की पावर को 3 सेक्शंस में डिवाइड की थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के अंदर। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पे जो पुअर पीपल थे, पीजेंट्स जो थे, उनको अपना मेजोरिटी नहीं मिल रहा था। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं मीत उपाध्याय, आप सबका स्वागत करता हूं आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रांस किस तरह से रिपब्लिक बना और मोनार्ची किस तरह से डाइल्यूट हुआ। इस पूरे कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर किंग लुइस 16 और नेशनल असेंबली दोनों किस तरह से डाइल्यूट हुई। इन दोनों के बीच में क्या क्रिटिसिज्म है, नेशनल असेंबली को कौन सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करता था, इन सब चीज के बारे में। तो कहानी की शुरुआत दोस्तों कुछ ऐसे होती है 1789 के अंदर। किंग लुइस 16 को ये तो लगने लगा था कि अब मेरी पावर तो रही नहीं है, लेकिन अब वो मदद मांगने के लिए पड़ोसी किंगडम्स यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के पास जाता है। वो उन किंग्स को समझाता है कि जिस तरह से मेरे किंगडम के अंदर लोगों ने मुझसे पावर छीन ली है, हो सकता है कल को जाके प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में सेम हालात बने और यहाँ पर भी आपके पास भी पावर ना रहे। यही चीज को देखते हुए सारे के सारे एरिस्टोक्रेट्स ने ये डिसाइड किया कि वो फ्रेंच के नेशनल असेंबली के ऊपर ट्रूप्स भेजेंगे और उन्हें डाइल्यूट कर देंगे। ये सारा डिसीजन 1789 के अंदर लेने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज की खबर नेशनल असेंबली को हो जाती है और 1792 के अंदर नेशनल असेंबली किसी भी तरह से वॉलंटियर्स की और मेंस की मदद से एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। किसके सामने? ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड फ्रांस के सामने। अब ये पूरा वॉर कैसे माहौल बनता है वो ध्यान से समझिए। ये वॉर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर नेशनल असेंबली द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इस वॉर को ऐसे टर्न दिया गया कि जैसे समझो एरिस्टोक्रेट वर्सेस पीपल हो गया, यानी कि किंग वर्सेस पीपल। लेकिन यहां पर हुआ क्या, आउटकम्स क्या आए? इस पूरे वॉर के दौरान एक चीज अच्छी हुई, यानी कि फ्रांस को अपना नेशनल एंथम मार्सेलिस मिला। लेकिन इस वॉर के अंदर कोई अच्छे आउटकम्स नहीं आए। ऊपर से इकोनॉमिकल बर्डन जो है वो फ्रांस के ऊपर बढ़ गया। लोगों ने और ज्यादा नेशनल असेंबली को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया। देखने में ये लग रहा है कि नेशनल असेंबली ने भी बिल्कुल किंग लुइस 16 के जैसे ही एक गलती कर ली। जिस तरह से किंग लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को रिहा करने में ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह से नेशनल असेंबली ने भी वॉर करके ढेर सारा इकोनॉमिकल क्राइसिस खड़ा कर दिया गया था। इस पूरे इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर वुमेन्स हमेशा फ्रंट फेस पे रही, क्योंकि मेंस हमेशा वॉलंटियर में और साथ ही में वॉर के लिए बिजी थे। तो घर को, फार्म को, किड्स को और ब्रेड को कलेक्ट करने के लिए हमेशा वुमेन्स को सबसे ज्यादा आगे रहना पड़ा। लेकिन क्या ये एक ही रीजन है नेशनल असेंबली को क्रिटिसाइज करने का? जी नहीं। नेशनल असेंबली के अंदर स्टार्टिंग से वोट वही दे रहे थे जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई टैक्स पे करता है तो उसे हम एक्टिव सिटीजन कहेंगे, लेकिन अगर कोई टैक्स पे नहीं करता तो उसे पैसिव सिटीजन कहा जाएगा। अब यहां पर बात तो यही हो गई कि रिच लोग जो है वही वोट दे पाएंगे और जो वोट देंगे वही लीडर्स बन सकता है या तो लीडर्स इलेक्ट कर सकता है। यानी पीजेंट्स अगेन इन लोगों से खफा हो गए कि क्या हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम वोट भी नहीं दे सकते, हम अपने लीडर्स को चूज भी नहीं कर सकते। और ये था सबसे मेजर क्रिटिसिज्म। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ इन्होंने इकोनॉमिकल क्राइसिस भी किए और वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए। इन सारी क्रिटिसिज्म्स को जर्नलिस्ट, लोगों ने और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्लब्स ने क्रिटिसाइज किया। उन दिनों में यानी कि 1792 के अंदर पॉलिटिकल क्लब्स कई सारे थे, लेकिन उनमें से सबसे फेमस था जैकोबिन्स क्लब, जिसके अंदर ज्यादातर शॉपकीपर्स, शू मेकर्स या छोटे मोटे लोग इंक्लूडेड थे। लेकिन उन्होंने ये असेंबली को बहुत क्रिटिसाइज किया और इन लोगों ने आवाज उठाई। फाइनली इनका जो लीडर था यानी कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, इन्होंने इनके साथ पूरे ही पॉलिटिकल क्लब ने
साथ मिलके आवाज उठाई। यानी कि इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म होने के वजह से अब नेशनल असेंबली का पावर जो है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा था और दूसरी ओर जेकोबिन्स नाम का पॉलिटिकल क्लब्स धीरे धीरे राइज कर रहा था। बेसिकली ये जो पॉलिटिकल क्लब जेकोबिन्स है उसे अपना नाम एक ओल्ड बिल्डिंग यानी कि कन्वेंट पर से मिला था जिसका नाम था जेकोबिन्स और इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर ज्यादातर पुअर पीपल थे जो लोग रिफॉर्म्स चाहते थे नेशनल असेंबली के बाद में। यहाँ पर जो रोबेस्पियर है वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था नोबल्स के, यानी कि नेशनल असेंबली को रूल करने वाले हैं नोबल्स और पुअर के साथ खड़े थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इन दोनों के सामने अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपने पॉलिटिकल क्लब को नोबल्स से अलग करने के लिए एक सिविल ड्रेस कोड भी डिजाइन किया था। यानी कि जो नोबल्स थे वो हमेशा हाई हील शूज पहनते थे जिसे हम लोग कहते थे नी ब्रीचर्स, यानी कि उन लोगों का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड था। लेकिन उसी को क्रिटिसाइज करने के लिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और जेकोबिन्स क्लब के लोगों ने एक लॉन्ग ट्राउजर पहनना शुरू किया जो कि डॉकयार्ड के वर्कर्स पहनते थे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने रेड कैप जो कि सिंबल था लिबर्टी का ये पहनना भी शुरू किया था। हालांकि ये रेड कैप वुमेन्स को पहनना अलाउड नहीं था। आखिर ये रेड कैप है क्या? रेड कैप लिबर्टी का सिंबल है। दोस्तों इससे कई साल पहले फ्रांस के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, जिसके वजह से हमें यह मालूम पड़ता है कि सिंबल्स का यूज़ किया जाता था जो लोग इलिटरेट है। जैसे कि आप चैप्टर के दौरान देखोगे कि कई सारे ऐसे सिंबल्स है जैसे कि ब्रोकन चेन है, ब्रोकन एरोज है, बंडल ऑफ स्टिक्स हैं या फिर खुद रेड कैप है। ये सब एक सिंबल है जो कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, किसी चीज़ को वर्ड्स के अगेंस्ट में यूज़ किया जा रहा है। तो वापस आ जाते हैं दोस्तों पॉलिटिकल क्लब यानी कि जेकोबिन्स की बातों पे। जेकोबिन्स ने फाइनली नेशनल असेंबली की पावर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए एक इंस्यूरेशन प्लान किया, यानी कि एक कुछ तबाही वाला कुछ प्लान क्रिएट किया। इन्होंने अगस्त 10 को इन्होंने रॉयल फैमिली जो कि पैलेस ऑफ ट्यूलरीज के अंदर प्रेजेंट थी उन्हें हॉस्टेज बना लिया गया। अब हॉस्टेज बनाने के पीछे का रीजन इतना ही था कि नेशनल असेंबली प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं कर पा रहा था और बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज था फूड सप्लाई का। यही एंगर के वजह से यहां पर पॉलिटिकल क्लब जेकोबिन्स ने और रोबेस्पियर लीडर के नेतृत्व के अंडर में यहां पर रॉयल फैमिली को हॉस्टेज बनाया गया। असेंबली को बुलाया गया और उन हॉस्टेजेस को तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक असेंबली ने उन्हें प्रिजन में नहीं छोड़ दिया गया। यह पूरे सिनारियो से एक चीज तो साबित हो गई कि नेशनल असेंबली अब कंप्लीटली डाइल्यूट हो चुकी है और जेकोबिन्स जो है वो राइज हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया जैसे ही रॉयल फैमिली को प्रिजन के अंदर भेज दिया गया। अब यहाँ पर रिपब्लिक का आखिर मतलब क्या है और रिपब्लिक किसने करवाया? तो सीधी सी बात है, रिपब्लिक जो है वो रोबेस्पियर ने करवाया। लेकिन रिपब्लिक का मतलब सिंपल है, जब किसी देश के लोग अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं विदाउट एनी हेरिडिटरी मोनार्की तो उसे हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। यानी कि अब फ्रांस के अंदर वही लीडर होगा जो लोग चाहते हैं और इन सब का श्रेय रोबेस्पियर को जाता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है। रोबेस्पियर ने जो किंग लुई 16 था उसको 1793 के अंदर गुलेटिन के अंदर भरी सभा में मार डाला। इतना ही नहीं, उसी के बाद उन्होंने उनकी क्वीन यानी कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस को भी इसी तरह से मार दिया गया। दोस्तों तो इन सभी चीज़ों से एक चीज़ तो प्रूव हो गया है कि नेशनल असेंबली और किंग लुई 16 का टर्म खत्म हो चुका है और अब राइज हो रहा है तो जेकोबिन्स पॉलिटिकल क्लब यानी कि जिसका लीडर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट है उसे कन्वेंशन कहा जाता है और अब उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दोस्तों पॉलिटिकल क्लब जो है वो अब रूल कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रोबेस्पियर में भी स्टेबिलिटी फ्रांस में आएगी? एक तरह से नहीं दोस्तों, लेकिन इसके लिए पूरी कहानी समझिए। तो अब आप टेक्स्ट बुक के सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं रीजन ऑफ टेरर। अब रीजन ऑफ टेरर आखिर है क्या? जैसे ही रोबेस्पियर पावर में आता है वो एक्स क्लर्गी, नोबल्स, अदर पॉलिटिकल मेंबर्स और खुद उसी के पॉलिटिकल मेंबर्स को वो कोर्ट के अंदर पनिश करना शुरू कर देता है। कोर्ट के अंदर उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं और उन्हें गिल्टी अगर फाउंड किया जाता है तो वो उन्हें गुलेटिन के अंदर मार डालता है। रोबेस्पियर अब डे बाय डे एक तरह से डिक्टेटर बन रहा था और अपने ही लोगों को खत्म कर रहा था, अपने ही देश के लोगों को खत्म कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं
जैकोबिन्स क्लब यानी कि रोबेस्पियर द्वारा। तो उन रिफॉर्म्स को पहले तो समझते हैं। जो रिफॉर्म्स एक असेंबली, नेशनल असेंबली नहीं ला पाई, वो डेफिनेटली रोबेस्पियर लेके आए। सबसे पहले तो उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया। दूसरा कि जितने भी लोग 21 ईयर्स के अबव है, चाहे वो एक्टिव सिटीजन हो या पैसिव सिटीजन हो, वो टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वोट दे सकते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, इन्होंने अभी भी वुमेन्स को वोट देना अलाउड नहीं किया है। इसके अलावा और भी कई सारे रिफॉर्म्स थे जो रोबेस्पियर लेके आए, जैसे कि उन्होंने वेजेस को और प्राइस को कंट्रोल किया, यानी कि लोग अपनी मर्जी से प्राइस एंड वेजेस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फार्मर अपने गुड्स को बेचना चाहता है तो उसे कंपलसरीली मार्केट में यानी कि सिटी में ही बेचना पड़ेगा, और वो भी उसी प्राइस पे जो एक क्लब ने यानी कि जैकोबिन्स ने डिसाइड किया है उसी के ऊपर। तो ये सारे कंट्रोल एंड मेजर्स लगाए गए थे। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती है। इसके अलावा एक जो एक्सपेंसिव फ्लोर होता है जो खाने में यूज होता है, उसका यूज फॉरबिडन कर दिया गया रोबेस्पियर द्वारा। यहां तक कि सभी को वोल व्हीट लोफ ब्रेड ही खाना है ऐसा कंपलसरी कर दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर जो सर एंड मैडम पहले कहा जाता था नोबल्स के टाइम पे, उसके जगह पे सिथियोन एंड सिथियोइनी ऐसे नेम्स यहां पर देना शुरू हो गए। यहां तक कि और भी कई सारे क्रिटिसिज्म्स हुए, जैसे कि रोबेस्पियर ने फ्रांस के अंदर सारे के सारे चर्च बंद करवा दिए गए और उसके जगह पे बैरक्स या तो उसने उन्हें ऑफिसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन ये सारे के सारे क्रिटिसिज्म्स का लीड कहां पर हो रहा है? 1793 से लेकर 1794 को रीजन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है? तो उसका रीजन यही है दोस्तों कि रोबेस्पियर का पॉलिटिकल क्लब अब खुद उसे साथ नहीं दे रहा था, यानी कि उसके रिफॉर्म्स में लोगों को मॉडर्नाइजेशन चाहिए था जो रोबेस्पियर देने के लिए राजी नहीं थे। और फाइनली रोबेस्पियर के अगेंस्ट में हो गई पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लब, यानी कि खुद रोबेस्पियर को कोर्ट के अंदर गिल्टी फाउंड किया गया और उसको भी गुलेटिन के अंदर मार दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से फ्रांस में अगेन एक इंस्टेबिलिटी का माहौल शुरू हो चुका था। लेकिन हम करते क्या? अब वापस पावर किसी और दूसरे हैंड्स में जाएगी। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये पावर आई दूसरे हैंड्स में, लेकिन क्या है अब ये समझिए। जिस तरह से रोबेस्पियर को गुलेटिन के अंदर मार दिया गया, उसके बाद में जो दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उन्होंने फ्रांस की पूरी जिम्मेदारी एक डायरेक्टरी को दे दी गई। डायरेक्टरी का मतलब क्या है? यानी कि डायरेक्टरी के अंदर 5 अलग अलग लोगों को इनका हेड बना दिया गया फ्रांस का, कि जो लोग पूरे ही फ्रांस को कंट्रोल करेंगे। अब इस पूरे का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर आप पावर किसी एक के हाथ में दे रहे हैं तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, जैसे कि रोबेस्पियर में हुई। लेकिन हमें वो करना ही नहीं है, हम शेयर कर देंगे पावर 5 लोगों में। लेकिन इसमें भी अनस्टेबिलिटी थी। थोड़े ही टाइम के अंदर लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी यानी कि 5 मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यहां पर यह भी डिसॉल्व हो गया। इन सब इंस्टेबिलिटी के वजह से दोस्तों फ्रांस के अंदर फाइनली एक डिक्टेटर राइज करता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, और आगे जाके फ्रांस के ऊपर नेपोलियन बोनापार्ट रूल करता है जो कि एक डिक्टेटर है। इस पूरी चीज से मुझे तो इतना ही लग रहा है कि जहां से कहानी शुरू हुई थी घूम फिर के वो वहीं पे एंड हो रही थी। किंग लुई 16 भी एक डिक्टेटर और एक किंग था, और लास्ट में फाइनली जो पावर है वो भी एक डिक्टेटर के हैंड्स में ही जा रही है। आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि किस तरह से फ्रांस फाइनली रिपब्लिक हुआ, किस तरह से नेशनल असेंबली, किंग लुई 16 और साथ में जैकोबिन्स क्लब, ये सब का डिसइंटीग्रेशन हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से राइज हुआ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपको रिवीजन पर्सपेक्टिव लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और साथ ही में आप अपने सजेशंस हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।